हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी ऑन टिप्स। वी आर स्टडिंग क्लास 11th फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 1। सो लेट अस कंटिन्यू। दिस इज़ पार्ट 3। तो नेक्स्ट आता है हमारा डुअल एस्पेक्ट। वो सिंपल सी एक इक्वेशन देता है, जो भी तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के असेट्स हैं वो इक्वल होंगे कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ के। तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट प्रिपेयर करके रखा है, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है हमारी, वो कहती है असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट भी यही कहता है। तो कहना क्या चाह रहा है हम ये समझेंगे पहले। वो ये कहता है कि जो भी तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के असेट्स होंगे, ये सारे असेट्स हैं, ये एग्जांपल दे रखा है मैंने यहाँ पे एक, जो भी तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के असेट्स होंगे ये वाले, इसका टोटल तुम्हारी लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होगा। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि ये हो रहा है टोटल 52 मैच हो रहा है, पर इसका मतलब क्या है वो हमें चेक करना पड़ेगा। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, सिंपल सा है। कहता है कि जो भी तुम्हारे असेट्स आएंगे कंपनी में वो फाइनेंस होंगे। वो फाइनेंस होंगे का क्या मतलब है? वो लाए जाएंगे either by taking liability, either by taking loans, borrowings और any liability, या फिर ओनर अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करके लाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्या बोला मैंने। मैं कहता हूँ, अभी इस एग्जांपल में देखते हैं। मैं कंपनी में कार लेके आया 50 लाख रुपए का, एसी लेके आया लाख रुपए का, फर्नीचर लाया 50,000 रुपये का, और कैश लाया मैं 50,000 रुपये का। ठीक है, तो ये मैं कहाँ से लाया? मेरे पास दो ही तो ऑप्शन है। मेरे पास या तो मैं लाइबिलिटी, या मैं कहीं से लोन लूँगा, ठीक है, या फिर मैं अपना पैसा इंट्रोड्यूस करूँगा। ठीक है, तो मैंने देखा कि जो भी ये 52 लाख्स है, ये फाइनेंस कैसे हुआ है? ये चीज़ लाके, मतलब ये लाइबिलिटी या फिर ये कैपिटल इंट्रोड्यूस करके मैंने ये 52 lakhs फाइनेंस करें। तो लेट अस सी सम एग्जांपल टू चेक वेदर द इक्वेशन होल्ड्स ट्रू और नॉट। अब इसको, इस इक्वेशन को जो हमने पढ़ी है अभी, इसको चेक कर लेते हैं कि हम हर केस में सही होगी क्या। एग्जांपल के साथ चलेंगे। पहला एग्जांपल है, रोहित स्टार्टेड अ बिजनेस। रोहित ने एक बिजनेस स्टार्ट किया एंड इन्फ्यूज का मतलब क्या होता है? पुट इन, उसने कैपिटल पुट करी। ठीक है, ऑफ लाख रुपए इन द फॉर्म ऑफ, क्या मैंने ऊपर भी बताया था तुम्हें, कैपिटल की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था? कैपिटल की डेफिनेशन में हमने देखा था कि कैपिटल जो हो सकती है वो या तो कैश में भी आ सकती है और काइंड में भी आ सकती है। काइंड मतलब क्या होता है? नॉन कैश आइटम्स। ये हमने पहले ही पढ़ा था। तो या तो कैश भी ला सकते हैं या फिर कुछ सामान भी ला सकते हैं। ठीक है, तो रोहित स्टार्टेड अ बिजनेस एंड इन्फ्यूज्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ कैश 60,000 लेके आया वो, फर्नीचर 20,000 का फर्नीचर लेके आया, और एसी लाया 20,000 रुपये का। तो टोटल कितने का सामान लेके आया? वो लाया 1 लाख रुपये का। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है कि कैपिटल लाया 1 लाख रुपये की। चेक कर लेते हैं। हमने इक्वेशन क्या दी थी? ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट हमारी कंपनी में कितने आ गए जब वो कैपिटल लेके आया? क्या कैश हमारा एसेट होता है? येस। क्या फर्नीचर हमारा एसेट होता है? येस। क्या एसी हमारा एसेट होता है? येस। ठीक है, ये दोनों हमारे कौन से एसेट हैं देखा जाए तो? ये हमारे एसेट, फिक्स्ड एसेट्स हैं दोनों। मैं अब फर्दर बाइफरकेट कर रहा हूँ, पीछे की क्लास याद करनी है साथ साथ। और कैश किस में फॉल करता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये 3 मेरे एसेट। तो मेरी कंपनी में 1 लाख के एसेट आ गए। लाइबिलिटीज़, कोई मैंने मतलब मैंने कुछ लोन वोन लेके लिया क्या? नहीं, तो 0। और कैपिटल कितनी आ गई कंपनी में? 1 लाख रुपए। तो LH इज इक्वल टू RHS हो गया। 1 लाख एसेट, 1 लाख कैपिटल। तो ये अभी तक तो सही चल रहा है। देखते हैं, अब ट्राई करते हैं इसको फेल करने की, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। रोहित, यही बंदा रोहित, इसने परचेज किया रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या, मैं बार बार बोल रहा हूँ, those items, those products which are used to convert which are used in convert the product to the final product, that is called raw material.
तो रोहित परचेज रॉ मटेरियल टू मेक टॉयज, ही टुक अ लोन फ्रॉम बैंक 1 लाख रुपीज़। उसको 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल हमारे असेट होते हैं, यस। ये किसके अंडर फॉल करता है? इन्वेंट्रीज। अब याद करना है साथ साथ, करंट असेट की पार्ट होता है इन्वेंट्रीज, ठीक है। तो असेट है हमारा असेट आ गया 1 लाख रुपए का, रॉ मटेरियल आ गया कंपनी में। और हमारी कंपनी में एक चीज़ और आ गई, एक लोन आ गया है, क्योंकि वो लोन में लाया है पैसा, उसने कैपिटल कोई नहीं डाली, कैपिटल 0, लोन 1 लाख रुपए, तो अभी भी होल्ड कर रहा है ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं। अब ही मेड टॉयज, उसने टॉयज बनाए एंड सोल्ड इन द मार्केट फॉर 3 लाख रुपीज़, ठीक है। उसने टॉयज बनाए, तो उसने कितने का रॉ मटेरियल लाया था? वो ये देखो तुम, पहले 1 लाख के रॉ मटेरियल लाया था, अपना प्रॉफिट जोड़ के उसने 3 लाख के बेच दिए। 1 पर्सन आस्क्ड हिम फॉर अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 15 डेज। अब ये क्या होता है? क्रेडिट पीरियड कहते हैं ऐसा पीरियड जिसमें हम आगे वाले बंदे को बोल रहे हैं कि चल ठीक है, तो इतने दिन का क्रेडिट पीरियड ले ले और इतने दिन बाद पैसे दे दिए मुझे, मतलब हम उनको एक सहूलियत दे रहे हैं। तो उसको हमने कितने दिन की सहूलियत दी? 15 दिन की। हमने उसे बोला 15 दिन बाद तू पैसे दे। उसने 1 पर्सन आज सिंपल क्रेडिट पीरियड ऑफ 15 डेज वर्थ 1 लाख रुपए। इस बंदे ने सामान कितने का खरीदा था हमसे? मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 3 लाख का मैंने बेचा टॉयज़, 3 लाख में से 1 लाख का जिसको मैंने बेचा ना, उसने बोला कि यार 15 दिन बाद दूंगा मैं पैसे तुम्हें, ठीक है। और 2 लाख रुपए मेरे पास अभी आ गए, 2 लाख रुपए मेरे पास अभी आ गए। चेक करते हैं, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल बनता है क्या? असेट, अब इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। इसमें तुम ये देखो, जब मैंने ये ट्रांजैक्शन करी, टॉयज़ बेचे, क्रेडिट पीरियड दिया 1 लाख रुपए का इसको बंदे को, तो क्या मेरा असेट कौन सा है इसमें? क्या मेरे पास कुछ आया है? हाँ सर आया है, बिल्कुल आया। आपके पास 2 लाख रुपए का कैश तो आज ही आ गया, 2 लाख रुपए का कैश तो आज ही आ गया मेरे पास। क्या एक चीज़ और आई है मेरे पास? बहुत ध्यान से देखो, मैंने तुमको एक चीज़ ऊपर एक चीज़ बताई थी, PRR, प्रॉपर्टी राइट एंड रिसोर्स। क्या मेरे पास कोई राइट दिख रहा है तुम्हें इसमें? पैसे लेने का कोई राइट है? हाँ, ये 1 लाख रुपए लेने का मेरे पास राइट है, ये 1 लाख रुपए लेने का मेरे पास राइट है। तो ये 1 लाख का बंदा जो ये है 1 पर्सन, ये मेरा डेटर है, ठीक है। ये मेरा डेटर है क्योंकि हमको इससे पैसे लेने हैं, हमको इससे पैसे लेने हैं। सेम टाइम क्रेडिटर क्या होता है? जिसको हमको पैसे देने हैं। ट्रेड के ड्यूरिंग मैंने कोई ट्रांजैक्शन ऐसी करी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, ये मैं हूँ, ठीक है, ये मेरा सप्लायर है और यहाँ पार्टी नहीं हो रही है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दो यहाँ पे सप्लायर, और ये मेरा कस्टमर है, ठीक है। लेट्स से इसका नाम A है, इसका नाम X है। मैंने सप्लायर से कुछ ख़रीदा 50,000 रुपये का रॉ मटेरियल सामान बनाने के लिए, इसको बेच दिया 1 लाख रुपये का, ठीक है। ना मैंने इसको पैसे दिए ना इसने मुझे पैसे दिए, सिंपल सा समझना, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें। ना मैंने इसको भी 50,000 दिए ना इसने मुझे 1 लाख रुपये दिए हैं, ठीक है। अब दोनों को देखते हैं। X मेरा क्या है? क्योंकि अकाउंटेंसी मेरी बुक्स में हो रही है, मैं इसकी बुक्स से कुछ मतलब नहीं है, मेरी बुक्स में अकाउंटेंसी हो रही है। तो ये X मेरा क्या है? मेरा ये क्रेडिटर है। क्यों? क्योंकि मुझे इसे पैसे देने हैं, अभी तक पैसे दिए नहीं हैं, पैसे देने हैं। और A मेरा क्या है? डेटर है, क्योंकि A से मुझे पैसे लेने हैं, सिंपल, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमारे पास एक राइट आया यहाँ पे, डेटर, डेटर भी एसेट है मेरा, तो मेरे पे अभी 3 लाख के एसेट आ गया। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, हमारे पास इस कुछ गया भी है, और हमसे गुड्स कितने के चले गए? 1 लाख रुपए। सर ये 1 लाख रुपए कहाँ से आया? इधर तो 3 लाख लिखा है। 3 लाख के मैंने सेल करे हैं, मेरे पास गुड्स 3 लाख के नहीं है, मेरे पास गुड्स अभी भी ये जो मैं लाया था ना रॉ मटेरियल 1 लाख के ही हैं, ठीक है। तो मैंने 1 लाख के गुड्स 3 लाख में बेच दिए, मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ? 2 लाख रुपए। 1 लाख की चीज़ 3 लाख में बेच दी तो मुझे 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और प्रॉफिट हमारा कैपिटल में ऐड हो जाता है, प्रॉफिट हमारा कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो हमने एसेट साइड में क्या देखा? 2 लाख कैश, 1 लाख डेटर और 1 लाख के टॉयज़ हमसे चले गए,
चले गए, तो नेट कितना आया 2 लाख रुपए, ये कट गए दोनों, 2 लाख रुपए आया। लाइबिलिटी कोई नहीं थी, कैपिटल में मेरे 2 लाख रुपए एज प्रॉफिट ऐड हो गए, तो 2 lakhs इज इक्वल टू 2 lakhs, RHS इज इक्वल टू LHS। ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल, आफ्टर 15 days दैट पर्सन, जो हमारा डेटर है, पेड रोहित हमको 1 लाख रुपए एंड रोहित डिपॉजिटेड दैट इन बैंक। सिंपल, चेक कर लेते हैं एक बार, क्या हम पे 1 लाख रुपए आए, पहले एसेट आया, बिल्कुल एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल चेक कर रहे हैं, तो एसेट साइड देख लेते हैं, कैश आया मेरे पास, ठीक है, 1 लाख रुपए का कैश आया। मेरा क्या ख़त्म हो गया, मेरा राइट ख़त्म हो गया ना यहाँ पे, मेरा डेटर का राइट जो मैंने डेटर का लिया था यहाँ पे वो ख़त्म हो गया अब, तो मैंने माइनस कर दिया डेटर। बैंक में मेरे 1 लाख रुपए बढ़ गए और कैश मेरे से 1 लाख रुपए कम हो गया। ध्यान से सुनो, मेरे उसने ट्रांजैक्शन कैसे करी, उसने मुझे 1 लाख रुपए कैश दिया, मैंने 1 लाख रुपए कैश लिख दिया, मेरा राइट ख़त्म हो गया उससे पैसे लेने का, तो मेरा राइट भी एक एसेट होता, तो मेरा एसेट ख़त्म हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, मैंने वो कैश पकड़ के बैंक में डाल दिया, अब मेरा कैश कम हो गया और बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया और बैंक बढ़ गया, तो मेरा बैंक बढ़ गया और कैश कम हो गया, ज़ीरो आ गया यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे तो कैपिटल, इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि लाइबिलिटी है कि कैपिटल है। ठीक है। इसको अगर मैं नेट में देखूँ कि इस ट्रांजेक्शन का नेट क्या हुआ, इसका नेट बस इतना हुआ है कि मेरा बैंक बढ़ गया 1 लाख रुपए से और मेरा डेटर हो गया, कम हो गया 1 लाख रुपए। ध्यान से सुनना, इन दोनों ट्रांजेक्शन का कैश आया और कैश गया, ये तो कट गए ना, ये तो कैंसिल आउट हो गए। मेन ट्रांजेक्शन तो मेरा ये बचा ना बस, मेरा बैंक बढ़ गया और मेरा डेटर कम हो गया। ठीक है। फिफ्थ एग्जांपल, रोहित अगेन परचेज सम रॉ मटेरियल फॉर 4 लाख रुपीज़, पेड 250, 2,50,000 कैश एंड प्रॉमिस टू पे 150 आफ्टर 1 वीक। जल्दी से बता दो जिस बंदे को मैंने प्रॉमिस किया वो मेरा क्या है, मैं उसका नहीं, वो मेरा क्या है। बिल्कुल ठीक, वो मेरा क्रेडिटर है, क्योंकि पैसे मैंने देने हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं आसानी से, एज इक्वल टू L+C, परचेज करा मैंने रॉ मटेरियल 4 लाख रुपए, मेरे पास 4 लाख रुपए का रॉ मटेरियल आ गया, मैं सिंपल से समझ आ रहा है, मैंने कैश पे किया होगा। ठीक है, 2.5 लाख रुपए मैंने कैश पे कर दिया, 2.5 लाख रुपए मैंने कैश पे कर दिया। कुछ और असेट की ट्रांजैक्शन हुई है यहाँ पे, कुछ नहीं हुई है। ठीक है। और मेरा जो क्रेडिटर है, मेरा क्या होता है, क्रेडिटर मेरा क्या होता है, लाइबिलिटी होती है ना मेरी, मेरे को पे करना है, दैट इज़ माई लाइबिलिटी। तो मेरा 1.5 लाख रुपए क्रेडिटर बढ़ गया ये क्रेडिटर, देखो आ गया ना, क्रेडिटर आ गया 1.5 लाख रुपए का मेरे पास, तो क्रेडिटर बढ़ गया, कैपिटल का कोई क्वेश्चन नहीं है। 4 लाख माइनस 250 दैट इज़ 150, RHS इज इक्वल टू 150, तो RHS इज इक्वल टू LHS हो गया। ठीक है, सिंपल। आपको बस मैं अब एक बस झलक दे रहा हूँ, बैलेंस शीट ये ट्रांजैक्शन अगर होती है तो क्या बनती है। ठीक है, ये बैलेंस शीट फिर सुन लो, जो ट्रांजैक्शन मैंने करी है ऊपर, उसके बाद कभी भी सीधा बैलेंस शीट नहीं बनती, तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे एंट्रीज के बाद। बट मैं अभी तुम्हें दिखाने के लिए बस इतना बता देता हूँ कि इस ट्रांजैक्शन का नेट इफेक्ट क्या पड़ा। बैलेंस शीट आफ्टर ऑल अबव ट्रांजैक्शन एट द ईयर एंड, बैलेंस शीट कब बनती है, हमेशा एट द ईयर एंड, एज एट बनती है, मतलब कि इस दिन 31 मार्च के दिन क्या सिचुएशन थी। फिर सुनो, बैलेंस शीट बनती है एक दिन की, इस सिचुएशन बताती है, वो ट्रांजैक्शन नहीं बताती है। ध्यान से सुनना और इसको लिख लो चाहे, कि बैलेंस शीट सिचुएशन बताती है, पोजीशन बताती है, ट्रांजैक्शन नहीं बताती। ठीक है, बैलेंस शीट ना ऐसे बनानी है, मैं तुम्हें बस दिखा रहा हूँ कि नेट इफेक्ट क्या, मज़ा आ जाएगा तुम्हें देख के। मैं स्टार्टिंग में कितनी, अब देखो एक एक करके चलेंगे, मैं कितनी कैपिटल लाया था स्टार्टिंग में, मैं लाया था इन्फ्यूज कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़, कैश में, फर्नीचर में और AC में। देख लेते हैं, मैं इसको ऐसे करते हैं, मैं कैपिटल लेके आया था 1 लाख रुपए, किस फॉर्म में लाया था। अब तुमको समझ भी आएगा कि डुअल एस्पेक्ट क्या होता है। सॉरी, डुअल एस्पेक्ट दिखाओ। मैं कैपिटल 1 लाख रुपए लेके आया, कैसे लाया, फर्नीचर के थ्रू, AC के थ्रू और कैश के थ्रू। मैच हो गया अभी इतना। सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं जी।
रोहित परचेज रॉ मटेरियल टू मेक टॉयज, ही टुक अ लोन, यही था ना सेकंड, हाँ, ही टुक अ लोन फ्रॉम बैंक 1 लाख रुपए, लोन लिया 1 लाख रुपए, ठीक है, और क्या लेके आया था, रॉ मटेरियल लेके आया था ना सेकंड में, रॉ मटेरियल, ये देखो आप, ये देखो, ये रॉ मटेरियल आ गया, ठीक है, अभी भी बैलेंस हो रही है। थर्ड ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। ही मेड टॉयज एंड सोल्ड इन द मार्केट फॉर 3 लाख एंड वन पर्सन आस्क हिम फॉर अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 15 days वर्थ 1 लाख रुपीज़, ठीक है। मैंने क्या था, सोल्ड इन द मार्केट 3 लाख, वन पर्सन आस्क हिम फॉर अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 15, और 2 लाख आ गया मेरे पास कैश में, और 1 लाख, तो तुम्हें इसमें क्या देखना है, तुम्हारे पास 2 लाख, ये देखो कैश मेरे पे 2 लाख आ गया, 3 लाख के सामान बेचा है, 2 लाख कैश में बेचा है, 1 लाख रुपए मैंने डेटर बनाया है, ये डेटर आ गया, ठीक है। ध्यान से ध्यान से, 2 लाख रुपए मैंने कैश में सामान बेचा है और 1 लाख रुपए मैंने डेटर में। तो जब मैंने सामान बेच दिया, तो मेरा स्टॉक कम हो गया, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट, ठीक है, 2 लाख रुपए कैश आया, 1 लाख रुपए डेटर आया, और 1 लाख रुपए का मेरा स्टॉक चला गया। नेट नेट देखो तुम, नेट नेट देखो, इधर 2 लाख आ रहा है लाइबिलिटीज में, नेट इधर कितना आ रहा है, 2 -1, 1 + 1 2, तो 2 आ गया, मैच हो गया। फोर्थ ट्रांजेक्शन है, आफ्टर 15 days दैट पर्सन पेड रोहित 1 लाख रुपीज़ एंड डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। 1 लाख रुपए आ गए उसके बाद, ठीक है, मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए, ये 1 लाख रुपए आ गए, मेरे पास डेटर ख़त्म हो गया, मेरा मुझे कोई राइट नहीं है उससे पैसे लेने का, ये 1 लाख रुपए आ गए, ठीक है, और मैंने कैश उठाकर बैंक में डाल दिया, तो ये कैश जो मैंने प्लस करा था वो उठाकर बैंक में डाल दिया, सिंपल सिंपल। उसके बाद ये हो गया। देन लास्ट ट्रांजेक्शन, रोहित अगेन परचेज सम रॉ मटेरियल फॉर 4 लाख, 2.5 लाख पे कर दिए, 1.5 लाख बाद में देगा कह रहा है, 1.5 लाख बाद में देगा, यहाँ आ गया, ठीक है। स्टॉक कितने का खरीदा, 4 लाख का, ठीक है, और 2.5 लाख कैश पे कर दिया, इसको टोटल कर लो तुम, ये इतना ही आएगा, 5.5 लाख। इसी को कहते हैं बैलेंस शीट मैच हो गई है हमारी, ताली बजाओ अपने लिए, ठीक है। बजट मैं फिर बोल रहा हूँ, ये ट्रांजैक्शन के बाद सीधा बैलेंस शीट नहीं बनती, तो एस्पेक्ट में हमने क्या सीखा इतनी देर में, हमने बस इतना सीखा कि असेट जो होगा तुम्हारा लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर होगा। लॉजिक क्या दिया मैंने इसका, मैंने ये बोला जो भी तुम्हारे एसेट्स होंगे, फाइनेंस होंगे, कैपिटल या फिर लाइबिलिटीज़, या तो कैपिटल्स होंगे या लाइबिलिटीज़ होंगे, सिंपल। नेक्स्ट आता है हमारा रेवेन्यू रिकग्निशन, जल्दी करते हैं। अब रेवेन्यू रिकग्निशन बस इतना बताता है कि रेवेन्यू कब और कैसे रिकग्नाइज होगा, हाउ एंड व्हेन, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से होगा, ठीक है। वो ये बेसिकली बताता है कि राइट टू रिसीव द कंसिडरेशन कब, जब भी अराइज होगी, तुम्हारा राइट जब भी अराइज होगा, ज़रूरी नहीं तुम्हारे पास जब पैसे आए तब तुम्हारा रेवेन्यू क्या होता है, सेल मानी जाएगी। जब भी तुम्हारे पास राइट आ गया पैसे लेने का, रिसीव द कंसिडरेशन क्या होता है, अमाउंट जिसमें तुमने बेचा है, ठीक है, अमाउंट टू बी रिसीव्ड, इधर कंसिडरेशन रिसीव करने का राइट जैसे आ जाएगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जिसका है उसको मिलेगा, इधर ध्यान दो, ज़्यादा इधर उधर मत जाओ। मैचिंग मतलब जिसका है उसको मिलेगा, मतलब कि जिस साल का इनकम है, इनकम ऑफ 1 year should be matched with that year's expense only। मैं थोड़ी जल्दी लिख रहा हूँ तो राइटिंग ख़राब आ रही है, वरना मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। इनकम ऑफ 1 year शुड बी मैच विद दैट ईयर्स एक्सपेंस ओनली। क्या मतलब कहने का चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ मैंने इस साल 2021-22 लिख रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है, मन में सोचो। एक बार वीडियो पॉज कर ले, चलो छोड़ो, अब तो बोल दिया मैंने। 1/4/21 मतलब कि 1 April 21 से 31 March 2022, ये साल में मैंने रेंट पे करा 3 लाख रुपए,
ठीक है, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, ठीक है, और सेल करी 20 लाख रुपए की, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यार इस साल में तो मैं रेंट डाल देता हूँ, ठीक है, हैं, और इस साल बस जो सेल है ना हमारी, इस साल जो सेल है बस 10 लाख ही दिखाता हूँ, तो मैचिंग कंसेप्ट यहाँ पे वॉयलेट हो जाएगा। वो कहेगा कि जिस साल की इनकम है उसी साल के एक्सपेंस को परटेन करेगी, मतलब कि साल सेम रहना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बस इतना समझो, जिस साल का इनकम है या जिस साल का एक्सपेंस है वो उसी साल में रिकग्नाइज करी जाएगी, मैच करी जाएगी। फुल डिस्क्लोजर मतलब खुल्लम खुल्ला एज पर कंपनीज एक्ट। एक एक्ट है हमारा, एक्ट मतलब कानून है, उसको कहते हैं कंपनीज एक्ट 2013। वो कहता है, वो बताता है कि किस तरीके से हमको डिस्क्लोजर करना है। डिस्क्लोजर क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, अब ये किस चिड़िया का नाम है, स्टेक होल्डर वो होते हैं जो हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं। याद आया कुछ? वो सब हमसे डिस्क्लोजर चाहते हैं, क्योंकि हम अकाउंट्स में अपनी बैलेंस शीट, पीएनएल, अपनी अकाउंट, पीएनएल क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम ये नहीं लिखते कि हमारा कितने रुपए का केस चल रहा है, क्योंकि वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो क्या हम ये भी ना बताएं कि हमारे पे केस चल रहा है 20 करोड़ का, हमारी कंपनी कभी भी बंद हो सकती है? तो ये हमको बताना ज़रूरी है, उसको कहते हैं डिस्क्लोज करना फैक्ट्स। तो फैक्ट्स भी डिस्क्लोज होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं फुल डिस्क्लोजर। कंसिस्टेंसी क्या होता है? वर्ड तो मतलब तो पता ही है, साल दर साल सेम चीज़ें करना। तो जो पॉलिसीज़ कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है उसको सालों साल अप्लाई करती रहे हर साल। ये नहीं कि आज तुम ए तरीके से चल रहे हो तो कल तुम बी तरीके से चलने लग जाओ, नहीं, ठीक है। इसके भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि कर सकते हैं वो चीज़, बट वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ऐसा करना कंसिस्टेंसी नहीं कहलाएगी, तो हमको ऐसा नहीं करना। पॉलिसीज़ को जो हमने अडॉप्ट करी हैं उसको कैरी ऑन करना है साल दर साल। फिर आता है प्रूडेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको और कहते हैं कंजर्वेटिज्म। बस ये सिंपल सा बोलता है लॉस चाहिए, प्रॉफिट नहीं चाहिए। सर इसका क्या मतलब हुआ? ये कहता है कोई भी लॉ जो तुम्हें दिख रहा है कि हो सकता है, हुआ नहीं है अभी, हुआ है तो फिर तो करना है रिकग्नाइज, वो तो फिर डालना है बुक्स में। लॉस अभी हुआ नहीं है, उसको भी हम रिकग्नाइज करेंगे। सर इसका क्या मतलब हुआ? हम क्यों करेंगे? क्योंकि जो किताबें बनती हैं, जो हमारी अकाउंट्स बनती हैं, वो स्टेक होल्डर्स के लिए बनती हैं, इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं। उनको एक ट्रू पिक्चर देने के लिए, उनको एक फेयर पिक्चर देने के लिए हमको लॉस को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो क्या सर हम प्रॉफिट को भी कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमको सिर्फ लॉस को कंसिडर करना है, प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करना। एग्जांपल दे दो ना सर एक। बिल्कुल देंगे। मैंने आज लॉटरी खरीदी, वो लॉटरी वाले ने, जो भी कंपनी है, चिट फंड, लक्ष्मी चिट फंड ठीक है, 1 करोड़ लॉटरी निकाली। ये नंबर ऑफ लॉटरीज है, अमाउंट नहीं है, नंबर ऑफ लॉटरीज। 100 करोड़ का प्राइस ठीक है, 100 करोड़ का प्राइस है। तो मैंने आज एक लॉटरी खरीद ली 10 रुपए की। मैंने आज एक लॉटरी खरीद ली 10 रुपए की। वैसे 10 रुपए की लॉटरी होगी नहीं है, कम से कम 500 रुपए की लॉटरी होगी। तो तुम सोच लो मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, और ठीक है। 500 रुपये की मैंने एक लॉटरी खरीदी और मैं खुश हो गया। आज मैं चला गया कंपनी में अपनी, मैंने कहा तू डाल आज प्रॉफिट। अपने अकाउंटेंट को पकड़ा, मैंने कहा तू डाल आज प्रॉफिट एंड लॉस में कि इस आज हमारी कंपनी का, मतलब जब भी लॉटरी खुलने वाली है, हमारा प्रॉफिट होने वाला है 100 करोड़ रुपए। बता दे अपने शेयर होल्डर्स को कि आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। लग रहा है ना अटपटा, लग रहा है ना कुछ गलत होने वाला है शेयर होल्डर्स के साथ। यही रीज़न है क्यों हम प्रॉफिट नहीं रिकग्नाइज करते। जब तक ना हो जाए, होगा तो करना पड़ेगा, ध्यान रखना। मैं बस उनके लिए बोल रहा हूँ जो नहीं हुआ है, होगा तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने एग्जांपल याद रखना, लॉटरी वाला। लॉस का क्या सीन है? लॉस में हमने लेट्स से हमको लग रहा है
कि जो हमारे डेटर्स है ना, डेटर कौन होते हैं, फिर से याद करो, जल्दी वीडियो पॉज करो, अपने मन में बोलो क्या होते हैं डेटर्स। डेटर्स वो होते हैं जिसको हमको पैसे देने, मतलब जिनसे हमको पैसे लेने हैं, पैसा लेना है हमको, ठीक है। वो ना हमें लग रहा है यार एक गड़बड़ लग रही है इसकी कंपनी में, हमने इसको 20 लाख के गुड्स दे रखे हैं और 2 महीने हो चुके हैं, दे नहीं रहा है पैसा, और मुझे लग रहा है कि भागने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँ कि कुछ नहीं होने वाला, कंपनी में पैसे तो आने वाले हैं सारे, मैं ये सोचूंगा? नहीं, हमको एक प्रोविज़न 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 बनाना पड़ेगा। प्रोविज़न कितना भी हो सकता है, हमको लग रहा है कि चल यार प्रोविज़न बना देते हैं 10% का। क्या मतलब है इसका, कहने का क्या चाह रहा हूँ मैं, कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 20 लाख का 10% यार, एक ना तू ऐसा डाल के रख कि हमारा लॉस हो सकता है, 2 लाख रुपए हम लॉस डाल के रखते हैं, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। और ठीक है, एक ये हो गया। तो तुम क्या समझे प्रूडेंस से, कि लॉस चाहिए, प्रॉफिट नहीं चाहिए। लॉस हम रिकॉग्नाइज करेंगे, प्रॉफिट हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अब जल्दी जल्दी करते हैं। मटेरियलिटी कुछ नहीं कहता, कहता है कि मटेरियल चीज़ों को देखो। अब मैं रिलायंस कंपनी में गया, अकाउंटेंट बन गया रिलायंस का मैं, वहाँ पे रिलायंस वाले एक बंदा पेन खरीद के आया, मैं एंट्री डालूंगा? 10 रुपये का पेन लेके आया जी, डालूंगा? नहीं, मटेरियल चीज़ नहीं है रिलायंस जैसी कंपनी के लिए वो, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है कि मटेरियल चीज़ है। मटेरियल का क्या मतलब होता है, कोई सामान से मतलब नहीं, मटेरियल मतलब कि उसकी उतनी औकात नहीं है कि वो बुक्स में आ पाए, ठीक है, सिंपल सा। ऑब्जेक्टिविटी कहता है कि किसी की सुनने का नहीं, बायस नहीं होने का। ओनर कहता है चल भाई प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर दे लॉटरी का, कर देंगे हम? नहीं, हमको ऑब्जेक्टिव रहना है, ठीक है। हमको अपना इंडिपेंडेंस रखनी है और उस हिसाब से हमको बुक्स बनानी है, सिंपल। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट बस इतनी सी बात बोलता है, जितने पे लाए हो ना, जितने पे लाए हो उतना ही सही है। जितने रुपए खर्च करके लाए हो उतना ही ठीक है। एग्जाम्पल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट सही है या गलत है, ये ध्यान रखना। मैं बस तुम्हें अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है तुमने 2005 में एक बिल्डिंग खरीदी थी 50 लाख रुपए की, ठीक है। तुमने अपने असेट्स में, बैलेंस शीट के असेट्स में तुम्हें 50 लाख दिखा दिया होगा। वैसे 50 लाख वैल्यू नहीं होगी, पर तुम्हें समझ में आएगा क्यों नहीं होगी बाद में। 50 लाख दिखा दिया होगा बैलेंस शीट में। आज चल रहा है 2021, क्या इसकी वैल्यू आज भी 50 लाख रुपए है? ज़रूरी है कि इसकी वैल्यू 50 लाख रुपए होगी? ना के बराबर, ना, इम्पॉसिबल चीज़ है। इसकी वैल्यू कम से कम 2 से 2.5 करोड़ या जितना भी, ये तो एग्जांपल है, हो सकती है। तो क्या मैं इसकी वैल्यू 2.5 करोड़ कर दूँगा बैलेंस शीट में इस साल की? 2021 की बैलेंस शीट में 2.5 नहीं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है भाई 50 की लाए हो ना, 50 ही रखना है, सिंपल। हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम अब ये सोच रहे होगे कि ये तो बेवकूफ़ी है, 50 लाख के उस टाइम वैल्यू थी, इस टाइम वैल्यू नहीं। हाँ, बेवकूफ़ी है, ठीक है। हाँ, मैं खुद बोल रहा हूँ बेवकूफ़ी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर नहीं होती हैं, ठीक है। बस कॉस्ट कंसेप्ट कहता यही है कि जो भी लाए। और असेट का, चलो एक चीज़ और देख लेते हैं, असेट की कॉस्ट क्या होती है? असेट्स कॉस्ट क्या होती है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। एवरी expense that a organization did for the asset, or rather I would say in relation to the asset, most important, till its installation। तो क्या लिख दिया अंग्रेजी में? एवरी एक्सपेंस दैट अ ऑर्गेनाइजेशन डिड इन रिलेशन टू द असेट टिल इट्स इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन तक, इंस्टॉलेशन तक जो भी खर्चा करा तुमने असेट के रिलेशन में, तुमने उसको खरीदा, खरीदने की कॉस्ट दी 50 लाख रुपए, तुमने उसको भाड़ा पे करा, उसका ऑफिस तक लाने की 1 लाख रुपए वो पे करा,
ठीक है, तुमने उसका जो जगह है जहाँ पे तुमको उस करवाना है उसका वो करवाया, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, कुछ बोलते, रिसर्च कराया कि उस जगह पे असेट चले, क्योंकि असेट ऐसा नहीं होता कि तुम ये मत समझो कि असेट एक फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं कंपनी के, बड़े बड़े प्लांट्स, ठीक है, उसके रिसर्च कराई इस जगह पे ले हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैंने मैंने जहाँ पे जो चीज़, जहाँ पे मैंने असेट लगाना है वहाँ पे कुछ चीज़ पहले से उसको डिसमेंटल कराया, ये सब खर्चे, देन जाके मैंने इंस्टॉलेशन कराई। ये सारे खर्चे मेरी कॉस्ट में ऐड होंगे, सारे खर्चे। इंस्टॉल होने के बाद मैंने लेबर पे करी इसके लिए, ये सब काम करने लेबर पे करी हूँ, डिसमेंटल कराऊंगा, रिसर्च करूँगा, उसका खर्च। इंस्टॉलेशन हो गया, जय गणेश। उसके बाद मैंने खर्चा क्या कर दिया, मैंने बोला यार असेट में ना, असेट में क्या बोलते हैं, कुछ भी पेंट कराते हैं, चलो इंस्टॉल होने के बाद पेंट करा दिया मैंने। क्या ये खर्चा कॉस्ट में ऐड होगा? नहीं। क्यों? इंस्टॉलेशन इज़ द कट ऑफ डेट। इंस्टॉलेशन जिस दिन हो गया उसके बाद का कोई खर्चा हम कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, कॉस्ट में कह रहा हूँ मैं। इट इज़ स्टिल, पेंट कराना इज स्टिल एक्सपेंस। ट्रीटमेंट में बाद में बताऊँगा क्या होगा, बट ये कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। अब तुम बोलोगे रिसर्च मान लो मैंने 1 लाख रुपए का कराया, डिसमेंटल मैंने 50,000 रुपये का कराया, लेबर को मैंने दे दिए 30,000 रुपये, कॉस्ट ऑफ एसेट पूछूंगा तो बता सकते हो? ये 50, ये 1, ये 50, ये 1 प्लस 1 प्लस 0.5 प्लस 0.3 लाख में 51, 52, 52.8। दिस इज द कॉस्ट ऑफ एसेट, नॉट ओनली 50,000, 50 लैक्स, ये ध्यान रखना है। तो जो 2,80,000 रुपये जो मैंने और खर्च करें वो भी कॉस्ट ऑफ एसेट है, ठीक है। ये हो गया है, ये हो गया है, चलो जी। सो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फॉर मोर सच वीडियोज़ ऑन अकाउंटेंसी, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर द वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।